एक आईएएस अफसर जो कभी झारखंड की सत्ता का सबसे मजबूत चेहरा था, 4 साल तक पावर कॉरिडोर के सेंटर में रहा, लेकिन आज सलाखों के पीछे है। और दिलचस्प बात यह है कि जिसे सत्ता की ढाल मिली हुई थी, उसी सत्ता की परछाई अब उसे जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला है, या फिर झारखंड की सबसे खतरनाक शक्ति राजनीति और राजनीति से भी ऊपर सिस्टम की अदृश्य लड़ाई का ये पूरा मामला है। जी हाँ, आज की कहानी निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे की है। 1999 बैच के वही अधिकारी जो एक समय झारखंड सरकार के सुपर नौकरशाह कहे जाते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे भरोसेमंद साथी, या यूं कहें कि उनकी आंखों के तारा थे चौबे जी, सीएमओ का सबसे प्रभावशाली चेहरा। लेकिन आज शराब घोटाला, वन भूमि, सेवायत ट्रस्ट, धोखाधड़ी और आय से अधिक जैसे मामले उन पे दर्ज हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। चलिए अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल विनय चौबे साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के सीईओ थे। विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी। 29 दिसंबर 2019 को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे झारखंड सचिवालय पहुंचे, तो उनके साथ सबसे आगे की पंक्ति में बैठने वाले अफसरों में शामिल थे विनय कुमार चौबे। सरकार गठन के ठीक बाद राज्य सरकार ने उन्हें निर्वाचन आयोग से हटाने के लिए अनुशंसा की और पैनल चुनाव आयोग को भेजा। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना प्रधान सचिव बना लिया। 31 जनवरी 2024 को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, तब विनय कुमार चौबे ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 सालों तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमसाये की तरह रहे इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ही सरकार में एक दो नहीं बल्कि 4 मुकदमों में आरोपी बनाया गया। 20 मई को जेल भेजे जाने के दिन से 6 माह के अंदर उन्हें 4 मुकदमों में एसीबी ने आरोपी बना दिया। इस बात की चर्चा सत्ता के करीबियों से लेकर नौकरशाहों तक में होती है कि आखिर जिस शख्स की पहचान सत्ता के सबसे मजबूत खिलाड़ी के तौर पर होती थी, आज क्यों उसे सरकार जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहती है। वजह सिर्फ भ्रष्टाचार है या कुछ और है। विनय कुमार चौबे मूलतः झारखंड के ही हैं। डीपीएस बोकारो से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बीटेक किया। 1999 में आईएएस बने तो बिहार कैडर मिला। राज्य गठन के बाद उन्हें झारखंड कैडर आवंटित किया गया। इस दौरान वो रांची, हजारीबाग समेत कई जिलों के डीसी रहे। साल 2022 में पहली बार उनका नाम विवादों में आया, जब उन पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने छत्तीसगढ़ सिंडिकेट को झारखंड में शराब के कारोबार में एंट्री दिलाने का आरोप लगाया। तब दर्जनों चिट्ठियां बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखी। हालांकि तब झारखंड सरकार इस तरह के किसी भी घोटालों से इनकार करती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने उस समय उत्पाद विभाग में सचिव रहे विनय चौबे को पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया। उस समय वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव के अलावा झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी भी थे। साल 2024 में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में ईडी ने विनय कुमार चौबे के ठिकानों पर पहली बार छापेमारी की। इसी दौरान उनके करीबी विनय कुमार सिंह का नाम भी ईडी की जांच के दायरे में आ गया। बाद में शराब घोटाले में कथित घोटाले के आरोपों की जांच के लिए एसीबी झारखंड ने पी दर्ज की। 20 मई की सुबह राज्य सरकार के मंत्रिमंडल निगरानी विभाग ने शराब घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया झारखंड एसीबी को। यह देश का पहला ऐसा मामला था कि उसी दिन सुबह एसीबी में एफआईआर दर्ज होता है और चंद घंटों में विनय चौबे, गजेंद्र सिंह को एसीबी कार्यालय लाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी दिन दोनों को जेल भी भेज दिया जाता है। यानी चंद घंटों में पूरी कार्रवाई पूरी कर ली जाती है। तब से लेकर आज की तारीख तक विनय कुमार चौबे के खिलाफ हजारीबाग वन भूमि घोटाला, हजारीबाग सेवायत ट्रस्ट के 15 साल पुरानी शिकायत के आधार पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बाद विनय चौबे और उनके करीबियों रिश्तेदारों के खिलाफ चौथा मुकदमा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का में भी दर्ज किया गया। विनय कुमार चौबे को सेवायत ट्रस्ट के केस में रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, उन्हें जेल भेजा गया। अब विनय चौबे के रिश्तेदारों पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े केस में कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब ये तो ही एसीबी की जांच। अब पांचवा केस भी इसमें शामिल हो गया है, जब डोरंडा के एक निवासी दीपक कुमार ने चौबे के खिलाफ स्थानीय जगन्नाथपुर थाने में आपराधिक षड्यंत्र रचने, जालसाजी करने, धमकी देने और करोड़ों के व्यापार को हड़पने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दिया है। दीपक कुमार ने विनय चौबे के करीबी विनय कुमार सिंह को भी आरोपी बनाया है। बताया गया कि दीपक कुमार और विनय कुमार सिंह बिजनेस पार्टनर रहे हैं। शिकायतकर्ता दीपक कुमार के मुताबिक उन्होंने 2022 में नेक्स्टजेन सॉल्यूशन नाम की कंपनी बनाई थी, जिसमें वो और विनय कुमार सिंह डायरेक्टर थे।
कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा की कैपिटल डीलरशिप मिली और कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान विनय सिंह ने आईएएस विनय चौबे से दीपक की मुलाकात कराई। दीपक का आरोप है कि कंपनी का मुनाफा देखकर चौबे ने कंपनी में दखल देना शुरू कर दिया और विनय सिंह के साथ मिलकर कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि चौबे ने अपने दिवंगत भाई मनोज चौबे को दीपक की दूसरी फर्म फॉन्ट सिस्टम में जीएम बना दिया। वर्ष 2006 में जब चौबे पलामू के डीसी थे, तब फॉन्ट सिस्टम को अस्पताल में मशीन सप्लाई के बड़े टेंडर मिले थे। दीपक का कहना है कि बाद में उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया और उल्टा उन पर ही केस कराकर जेल भेज दिया गया। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि दीपक कुमार आखिर इतने दिन तक कहां गायब थे? इतने दिनों तक उन्हें यह याद क्यों नहीं आया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है? इधर आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपित त्रिवेदी के जवाब से एसीबी संतुष्ट नहीं है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विनय कुमार चौबे के सहयोगी के रूप में दोनों ने करोड़ों रुपए के कालेधन की हेराफेरी कर सफेद बनाने का प्रयास किया। नकदी के अलावा बैंक खातों में भी करोड़ों रुपए के लेन देन की बात है। जब एसीबी ने उनसे उन रुपयों का हिसाब मांगा तो वो नहीं दे पाए। अब एसीबी उन्हें दोबारा समन कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। कई अहम सूचनाओं और साक्ष्यों का एसीबी को सत्यापन करना है, जिसके लिए आरोपितों को एक एक कर पूछताछ करेगी एसीबी। एसीबी ने अब तक की जांच में पाया कि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के बैंक ऑफ इंडिया स्थित खाते में अज्ञात बैंक खातों से भी रुपए हैं और ये करोड़ों में है। एसीबी ने जब उस राशि के बारे में उनके ससुर से पूछताछ की, उन्होंने जो जवाब दिया उसे एसीबी संतुष्ट नहीं है। चौबे के साला शिपित त्रिवेदी, साला की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी के खातों में भी कई अज्ञात खातों से पैसे आए हैं, जिसकी जानकारी एसीबी जुटा रही है। अब तक आरोपितों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, ये कहना है एसीबी का। एसीबी ने दावा किया है कि काला पैसा पहले करीबी विनय सिंह की कंपनियों में लगाया गया और फिर वहीं से पैसा लौटकर पत्नी के खाते में आया। यानी कि मॉडल कुछ ऐसा बनाया गया कि घोटाले के पैसे को प्रॉक्सी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया और उसे सफेद पैसा बनाकर परिवार के ही खाते में वापसी करा ली गई और घर के खर्च में कमी दिखाकर मिसपैच छुपाया गया। यानी कि जिस तरह से ये कहा गया है कि विनय चौबे का जो घर खर्च था वो मामूली था, जो पैसे आते थे उसमें बचत होती थी। तो एसीबी का कहना है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए किया गया, बल्कि ये पूरा फर्जी स्क्रिप्ट रचा गया कि पहले विनय सिंह के कंपनी में जो घोटाले के पैसे थे वो इन्वेस्ट किए गए, बाद में सफेद पैसे उनसे लिए गए। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि विनय चौबे की कहानी सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, पूरे सिस्टम की कहानी है। सत्ता के बिल्कुल करीब जाना आपको मजबूत भी बनाता है और सबसे बड़ा जोखिम भी है आपके लिए। आज लड़ाई कोर्ट में है, एसीबी अपने डेटा के साथ तैयार है, बचाव पक्ष अपने दस्तावेजों के साथ। लेकिन एक बात साफ है कि सत्ता की दुनिया में ऊपर चढ़ने के रास्ते कभी सीधे नहीं होते और नीचे गिरने की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती। विनय चौबे पर जो कार्रवाई हो रही है वो सवालों की घेरे में है कि आखिर 4 साल बाद विनय चौबे पर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप एक साथ कैसे लगे और जब वो इतने भ्रष्टाचारी थे तो 4 साल तक वो इतने करीबी कैसे रहे। इन तमाम सवालों के जवाब अब भविष्य के गर्त में है। जैसे जैसे एसीबी अपना जांच पूरा करेगा उसके बाद और भी क्या कुछ खुलासे होते हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।